की गुंजाइश। लोकसभा में पेपर लीक पर बिल पास, दोषी पाए जाने पर 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान। एक दिन के लिए बढ़ा राज्यसभा का सत्र, बीएसी में हुआ फैसला। बीजेपी ने 2 लाख गांवों तक पहुंचने के लिए बनाया मेगा प्लान। 12 फरवरी से ग्राम परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ। पीएम मोदी के 400 सीट जीतने के दावे पर भड़का विपक्ष का, प्रधानमंत्री को कैसे पता कि इतनी सीटें मिलेंगी। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश, पास होने के बाद शादी तलाक से लेकर उत्तराधिकार तक बदल जाएंगे नियम। मध्य प्रदेश के हरदा विस्फोट हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत, 80 से ज्यादा लोग घायल। लालकृष्ण आडवाणी से मिले गृहमंत्री अमित शाह, भारत रत्न के ऐलान पर दी बधाई, जेपी नड्डा भी रहे साथ। दिल्ली से लश्कर का आतंकी रियाज अहमद गिरफ्तार, सीमा पार से हथियार लाने में करता था मदद। उत्तरकाशी में बर्फबारी ने बढ़ाई मुसीबत, हर्षिल घाटी में टूटा ग्लेशियर, किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं। तो उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक लाया गया है, विधानसभा में आज मुख्यमंत्री ने पेश किया और उम्मीद की जा रही नंबर गेम के हिसाब से ये पास हो जाएगा और कानून का शक्ल ले लेगा। इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। ऐसा करने दे करके उत्तराखंड को एक गलत परंपरा डाल दी है। अब दूसरे राज्य भी इसी तरीके से कॉमन सिविल कोड के नाम पर अपना कानून बनाने की कोशिश करेंगे। शुरुआत अगर देवभूमि से हो रही है तो मैं भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते स्वागत भी करता हूँ, वहाँ के मुख्यमंत्री धामी जी को बधाई भी देता हूँ। अगर उसमें कुछ कानून ऐसे है जो कुरान की हिदायत के खिलाफ हो तो हम उसे मानने को तैयार हैं। ये जरूरी था क्योंकि एक देश, एक राष्ट्र और उसकी चिंता करना सभी का दायित्व बनता है। फिर रिलीजियस फ्रीडम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट हर सिटीजन का है, तो उसको किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। मैं धामी जी को बहुत बधाई देता हूँ। महिलाओं को मजबूत करने के लिए, सशक्तिकरण के लिए ये बिल लाए हैं और मैं ये समझता हूँ कि आज ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए। अल्पसंख्यकों के खिलाफ उन लोगों ने एक दबाव पैदा करने के लिए कानून ला रहे हैं और उनका मकसद साफ नहीं है। तो उत्तराखंड में क्या ये ट्रेलर है और पूरी पिक्चर मोदी के 3rd टर्म में, जिसकी घोषणा कर चुके हैं प्रधानमंत्री। बीजेपी दावा करेगी 3rd टर्म भी मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या उसके बाद पूरी पिक्चर रिलीज होगी, यानी कि पूरे देश में ये यूसीसी लागू होगा? ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि यूसीसी का जिक्र बीजेपी अपने एजेंडे में, कोर एजेंडे में करती रही है, जिसकी शुरुआत अब उत्तराखंड से हो रही है। दरअसल उत्तराखंड में ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई, ड्राफ्ट कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है और 200 पन्नों के करीब जो है एक विधेयक तैयार किया गया है, जिसे विधानसभा के पटल पर आज मुख्यमंत्री ने रखा।
दिन भर बहस होती रही, कल भी इस पर बहस होगी। तमाम पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी। विपक्ष हालांकि सवाल उठा रहा है, तो इससे जुड़े हुए सवाल आपके सामने रखना चाहते हैं। उत्तराखंड पहली सीढ़ी, क्या पूरा देश अभी बाकी है? मोदी के तीसरे टर्म में पूरे देश में क्या लागू होगा? यूसीसी से कुछ लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है, इस पर चर्चा करेंगे, ये जरूरी है। क्या यूसीसी पर भड़का रहे हैं कुछ नेता? महिलाओं को समानता का अधिकार मिल रहा है तो मौलाना क्यों लाल हो रहे हैं? महिलाओं को समानता का अधिकार इससे मिल जाएगा, यानी कि पुरुष और महिलाएं बराबर से देखी जाएंगी कानून के नजरिए से, यूसीसी के नजरिए से। उत्तराखंड के यूसीसी से क्या वोटों की फसल भी उगेगी, जैसा कि डर है विपक्षी सांसदों को, विपक्षी नेताओं को? यह यहाँ पे बड़ा सवाल है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उनसे आपको परिचय करा देते हैं। प्रशांत उमराव प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं, गौरव जैन प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं, सुभाष यादव प्रवक्ता एसबीएसपी के मौजूद हैं, बॉबी लॉरेंस राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। प्रशांत उमराव साहब, पहला सवाल आपसे, यूसीसी की जरूरत क्यों, जरा दर्शकों को समझा दीजिए, और यहाँ जो पैनल में भी जो लोग बैठे हैं उन्हें समझा दीजिए, क्योंकि कहते हैं भाई इसकी जरूरत नहीं थी और लाना था तो केंद्र को लाना था। उत्तराखंड सरकार क्यों पहल कर रही है? देखिए, संविधान में अनुच्छेद 44 है, 44 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंतर्गत। उसमें संविधान में साफ लिखा है कि राज्य अपने नागरिकों के लिए समान कानून, समान नागरिक संहिता लाने के लिए विचार करेगा। क्योंकि जब हमारा संविधान निर्मित हुआ था उस समय बाबा साहब और अन्य संविधान निर्माताओं की भी ये राय थी कि समान कानून होना चाहिए, लेकिन उस समय किसी कारण से व्यवस्था नहीं लागू हो पाई। तो हिंदू कोड बिल तो उस समय 1955 में बन गया, लेकिन बाकी लोगों के लिए कोड नहीं बन पाया। तो आज उस समय की आवश्यकता थी, बार बार कई सारे हाई कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी कॉमन सिविल कोड बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उसी के संबंध में कॉमन सिविल कोड लाया गया है। और चूंकि राज्य सरकार भी इसमें कानून बना सकती है, केंद्र भी बना सकती है, उसी के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश में ये पहले लागू किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी का ये प्रॉमिस रहा है, हमारे जो 3 वादे थे, धारा 370 हटाने का, राम मंदिर और कॉमन सिविल कोड, 2 हमारे वादे पूरे हो गए। कॉमन सिविल कोड की तरफ हम बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में लागू किया गया है, धीरे धीरे अन्य राज्यों में लागू किया जाएगा, भाजपा शासित राज्यों में, और जब उचित समय आएगा तो केंद्र सरकार द्वारा ही लागू किया जाएगा। कॉमन सिविल कोड के माध्यम से सभी को समान अधिकार मिलेंगे, किसी धर्म के ना तो विरोध में है, ना ही किसी के पक्ष में है। जो सभी देश के सभी नागरिकों को, जो आर्टिकल 14 सबको समानता का अधिकार देता है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में सबको समान अधिकार दिए जाएंगे। इसमें किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे ये विरोध में है। और दूसरी बात, महिलाओं के तो बिल्कुल फेवर में है ये। ठीक है, गौरव जैन भी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस प्रवक्ता है आप। गौरव साहब, कांग्रेस को क्या दिक्कत है इससे? कांग्रेस को क्या दिक्कत है? कांग्रेस को दिक्कत इस चीज से किसी से भी नहीं है। आप समझिए, जब यहाँ पर सबसे पहले हिंदू कोड बिल को वहां पर लाया गया तो सबसे पहले विरोध तो जनसंघियों ने करा था। अभी उमराव जी ने बात करी कि हिंदू कोड बिल लाए, बाकियों के लिए नहीं लाए, तो बस उनको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, शायद वो भी वकील हैं, कि मुस्लिम लॉ जो था वो पहले से कोडिफाइड था, हिंदू लॉ जो था वो कोडिफाइड नहीं था, इसलिए 1956 में लाए थे। और उस वक्त पे विधवाओं को अधिकार दिया गया था पुनः विवाह करने का। उसके बाद जो सक्सेशन में आपको राइट मिलते थे वो दिए गए थे। तो हम तो हमेशा से चाहते कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान चीजें हों। लेकिन जो उन्होंने बात करी, आज जिस तौर पे यूसीसी को प्रस्तुत करा जा रहा है वो उसी तौर पे करा जा रहा है। बहुत अच्छा प्रपोजल है। पंडित नेहरू ने खुद सदन में बोला था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कि यूसीसी की जरूरत है। लेकिन आज हो क्या रहा है कि जिस तरीके से जीएसटी को आपने एक अच्छी पॉलिसी को बैडली इंप्लीमेंट करके पूरे देश का बंटाधार कर दिया, तो उसी तरीके से आज हमने देखा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो वहां पे उत्तराखंड में लाया गया है वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स में जो राइट ऑफ प्राइवेसी है, जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर उसमें जो सर्टेन क्लॉजेज हैं वो राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट में जाते हैं, जो स्टैंड नहीं करेंगे। तो मेरे हिसाब से पहल अच्छी है, लेकिन उसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करना चाहिए। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूं कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो हिंदू बना मुस्लिम का कोई इशू नहीं है, क्योंकि जिसमें जो अधिकार है वो हिंदुओं के भी जाएंगे, थोड़े से मुसलमानों के भी जाएंगे। अब आप बताइए, जैसे 80G का जो प्रोविजन है वहां पर जिसमें कर्ता का राइट मिलता है, सिर्फ हिंदू फैमिलीज को मिलता है टैक्स में एग्जेम्पशन, हिंदू यूनाइटेड फैमिली के तौर पे। तो वो जो एग्जेम्पशन है वो क्या खत्म हो जाएगा हिंदुओं के पास से? या फिर आप बताइए कि और जो कर्ता का अधिकार होता है या को पार्टनर्स का अधिकार होता है, क्या वो खत्म हो जाएगा? तो इसको सिर्फ ये कहना कि ये जो बिल है सिर्फ हलाला के लिए है या फिर सिर्फ तलाकुल बिद्दत के लिए। कांग्रेस को लगता है कि हिंदू बनाम मुस्लिम नहीं है ना,
क्योंकि कुछ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कम से कम उत्तराखंड के जो बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हरदा साहब, वो कह रहे हैं कि भाई जल्दबाजी में ले आए, इसको लाने की जरूरत नहीं थी, केंद्र को लाना चाहिए था। सुन लीजिए हाँ। मैं बोल रहा हूँ कि इसे हिंदू बना मुस्लिम बनाने का वो इशू नहीं है, इसको बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनसे आप बात करिए और एक यूनिफॉर्मिटी लाने की, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन आज जिस तरीके से इसे प्रस्तुत करा जा रहा है उससे इन्हें कोई यूनिफॉर्मिटी से मतलब नहीं है। ये सिर्फ चाहते हैं किस तरीके से पोलराइजेशन हो, किसी भी मुद्दे के ऊपर पोलराइजेशन किस तरीके से हो, उसकी एक ये पहल है। और उसी तरीके से बातचीत तो की कई महीने लिया, जिस कमेटी गठित की गई थी। इतना पुअरली और इतना बैडली ड्राफ्टेड बिल है, अगर आप खुद पढ़ेंगे तो आपको हंसी आएगी। उसमें ग्रामेटिकल एरर्स के साथ साथ क्लेरिकल एरर्स तक हैं। एक बार आप उसकी कॉपी लाके पढ़िए कि उसमें क्या बनाया हुआ है। तो जल्दबाजी में लोगों ने बनाया हुआ है, जल्दबाजी में उसे प्रस्तुत कर रहे हैं। और आप मान के चलिए कि जिस तरीके से ये बिल बनाया गया, इनकी मंशा नहीं है ऐसे पास करें। ये चाहेंगे कि ये बिल हो, पास हो, उसके बाद कोई हाईकोर्ट अप्रोच करे, सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करे, और बिल जो है वो ठंडे बस्ते में रहे और ये चुनावी मुद्दा बना के उसे बोलते ना कि देखो हमने तो कर दिया, हमने तो कर दिया। इनकी मंशा शुएब सिद्दीकी साहब, दरअसल विरोध की आवाज जो है मुस्लिम पक्ष की तरफ से, मुस्लिम मौलाना जो हैं और मुस्लिमों की जो राजनीति करते हैं टीवी स्क्रीन पर आकर के, सामने आकर के, वो लोग विरोध कर रहे हैं। आपके नजरिए से शुएब सिद्दीकी साहब, ये यूसीसी क्या है और विरोध जिस आधार पर किया जा रहा है, क्या वो सही है? देखिए, विरोध, जहां तक विरोध की बात है सर, तो जो पार्टियां अगर विरोध कर रही हैं तो वो अपने इक़्तिदार हासिल करने के लिए कर रही हैं, और कुछ जो चंद लोग कर रहे हैं वो सस्ती शोहरत पाने के लिए कर रहे हैं। सर देखिए, ये यूसीसी में जो मामला है ये पहले भी चला था, फिर बात सामने आई है। इसमें सर दिक्कत ये है, देखिए सिर्फ मुस्लिमों को नहीं है, ईसाई धर्मी है। इसमें होता क्या है, जो कुरान से हमारी बात आती है, कुरान और शरीयत से, उसको मुस्लिम जो है ऑल वर्ल्ड में फॉलो करता है। अब इसमें जैसे आप देखिए कुछ चीजें हैं सर, जैसे हमारे वहाँ गोदनामा नहीं है सर, तो गोदनामा में जैसे किसी औलाद को मैंने लिया है गोद, तो मैं उसके अपने वालिद का नाम या अपनी मदर का नाम नहीं दे सकता हूँ, सिर्फ मैं एज ए गार्जियन हो सकता हूँ। तो जिस तरह की गोदनामे की बात आ रही है कि औरत को राइट होगा, तो बिल्कुल सही है, राइट होगा, लेकिन वो उसको अपना बेटा नहीं कह सकती है। एक प्रॉब्लम ये आई। दूसरी सर देखिए, जो बात आती है कि आप देखिए सर, यहाँ पे हिस्से की बात आती है इस्लाम में, तो लड़की को हमारे वहां हिस्सा कम मिलता है और लड़कों को ज्यादा मिलता है। इसकी वजह सर ये है, जबकि मेरी बेटी फातिमा ज़हरा है, मैं खुद चाहता हूं उसको ज्यादा दे दूं, लेकिन इस्लाम ये कहता है कि लड़की को जो हिस्सा सर होता है, वो लड़की कुंवारी हो या शादी हो जाए, उसके ऊपर माँ बाप की जिम्मेदारी इस्लाम के मद्देनजर नहीं होती है, लेकिन लड़के पर जिम्मेदारी होती है, चाहे वो शादीशुदा हो या शादीशुदा ना हो, उसको अपने वालिदैन के ऊपर खर्च करना है, अपनी दौलत हो या वालिदैन की दौलत हो। इसलिए लड़के को मर्तबा ज्यादा दिया जाता है। अब सर आइए यहाँ पर शादी की बात आई है सर, तो अब जैसे 4 शादी होती है तो इसको बड़ी पार्टियां कहती है मुसलमान 4 शादी करता है, फला करता है। ऐसा नहीं है सर, शरीयत हिसाब की बात है। 4 शादी में भी उसमें पाबंदियां हैं कि किस शर्त पे आप शादी कर सकते हैं, तो इसको सर हटाना है। और जहां तक कुछ चीजें गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी करी, जिसको सबने फॉलो किया, जैसे सर शादी रजिस्ट्रेशन कहा, बहुत अच्छी चीज है सर। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में भी हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने जो है मुस्लिम को रजिस्ट्रेशन भी करा, पहले नहीं था सर, लेकिन बाद में हुआ, लोगों ने बैक कहा रजिस्ट्रेशन से जो होते बाहर आदमी जा सकता है। लेकिन सर देखिए, शादी की बात, लड़की के 18 साल बिल्कुल सही है, लड़की को 18 साल से पहले शादी नहीं होना चाहिए, कोई भी मजहब करता है वो तो कानून के दायरे में आता है। लड़की की इससे 21 साल है सर, वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन सर इसमें सर एक मुकम्मल कर लूं, इसमें सर हमारी गुजारिश है लोगों से, अपने सियासी रहनुमाओं से भी गुजारिश है, जो मुसलमान के कहते हैं मैं रहबर हूं लेकिन मंदिराम पे कभी नहीं आते हैं जब मुसलमान परेशान होता है। मेरी डायरेक्ट मोदी जी से गुजारिश है और मुख्यमंत्री से गुजारिश है कि इसको लागू करने से पहले, विरोध कोई नहीं कर रहा है, जिस तरह की आवाज उठाई जा रही, मुसलमान विरोध कर रहा है, कुछ सियासी लोग हैं रोटियां सेक रहे हैं, वो अलग चीज है। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री से मेरी गुजारिश है कि हमारे में बड़े बड़े आलिम दीन को और सियासी लीडरान को बैठ के उनसे बात कर ली जाए कि अगर इसमें कुछ तरमीम कर ली जाए जिससे आपके मजहब को भी ठेस ना पहुंचे और एक कानून लागू किया जाए। तो सर मैं समझता हूं किसी भी किताब में नहीं लगा है कि किसी मजहब के बारे में कोई गलत पैगाम पहुंचे। और जो कि देखिए सर, इलेक्शन करीब है, मेरे ख्याल से अप्रैल मई में सर इलेक्शन हो जाएगा, तो इसलिए भी कुछ पार्टियां सियासत खेल रही हैं। तो मैं समझता हूं सियासत, शोएब साहब कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, विरोध की कोई बात नहीं है, कुछ चीजें हैं इस्लाम के खिलाफ हैं जो दिखाई दे रही हैं अभी शुरुआती तौर पर। बॉबी लॉरेंस के बाद जाऊं, उससे पहले सुभाष यादव साहब, क्या इस मसले पर सियासत हो रही है? सियासत के लिए भी इस मसले को मुस्लिमों के खिलाफ बताया जा रहा है, हिंदुओं के ध्रुवीकरण की बात कही जा रही है, क्योंकि इस तरह की बातें भी दोनों तरफ से हो रही है। तो क्या ये सियासत के लिए इस मसले पर ये तमाम गोटियां खेली जा रही, फेंकी जा रही है?
कुंदन जी, बिल्कुल बिल्कुल ये वास्तविकता है कि कहीं ना कहीं जो विपक्षी राजनीतिक पार्टियां वो सियासत ही कर रही हैं। एक देश एक विधान नहीं चलेगा किसी भी मजहब का किताबी ज्ञान। जिस प्रकार अभी हमारे मुस्लिम स्कॉलर ने बहुत अच्छी बात की, इन्होंने कहीं ना कहीं समर्थन भी किया और उसके अंदर कुछ चीजें ने बहुत अच्छी बात बोल दी। इन्होंने इस्लाम का जिक्र कर दिया, इन्होंने शरीयत का भी जिक्र कर दिया। बिल्कुल सही बात है। इस्लाम इनके शरीयत के अनुसार कहता है कि भैया एक पत्नी है, आप शादी कर सकते हो, दूसरी शादी कर सकते हो। मैं बोलता हूं कि एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करने की जरूरत क्या आपको? आपको कानून से पकड़ने के लिए, उससे बचाव के लिए सेक्युलर कानून चाहिए और दूसरी चीजों के लिए आप शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। अरे भैया, अगर शरिया कानून ही आपको चाहिए तो शरिया कानून तो यह भी बोलता है चोरी करने पर, पकड़े जाने पर हाथ काट दिया जाएगा। तो भैया पूरा पैकेज लीजिए ना, आधा पैकेज क्यों ले रहे, पूरा पैकेज लीजिए। शरिया कानून भी आपको चाहिए, उसके बाद में आपको अपने लिए सेक्युलर कानून भी चाहिए। तो दोनों चीजें एक तरीके से नहीं चल सकती है। हमारा देश है, संविधान से चलता है, तो हमारे देश के अंदर कुंदन जी एक ही विधान रहेगा, एक ही कानून रहेगा। सारे लोगों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस कानून का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी माताएं, जो हमारी बहनें हैं, इस कानून के तहत आने के बाद में उनको जो प्रताड़ना का शिकार होता है, कहीं ना कहीं उनके जो अपने अधिकारों से वो वंचित हो जाती है, उनका अधिकार मिलेगा। मुस्लिम स्कॉलर जी ने बोला अभी कि जो बच्चियां हैं इनको इस्लाम के अंदर संपत्ति देने का अधिकार नहीं। क्यों नहीं भैया, आधी आबादी है। हमारे देश ने महिलाओं के लिए आधी आबादी को 33% आरक्षण भी दे दिया। आज भी हम शरिया कानून के तहत चलेंगे, यानी महिलाएं सिर्फ घर के अंदर चौकी चुलाई करेंगी, कपड़े ही मांजेंगी। अरे हम आज के दौर के अंदर महिलाओं को जब बराबरी का हक देने का हिस्सा रखते हैं, उनकी बराबरी की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है यूसीसी जो कानून आने वाला है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये हर महिलाओं के लिए, हर माताओं के लिए, हर बहनों के लिए लाभकारी और उनके हित के अंदर है। ठीक है सुभाष यादव साहब, मैं लौटता हूं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, इस कानून बॉबी लॉरेंस साहब, ये जो चुनाव के वक्त में कुछ भी कीजिए उसे सियासत से जोड़ दिया जाता है, चुनाव से जोड़ दिया जाता है। इस मसले के साथ भी, यूसीसी को लेकर के भी आपको लगता है क्या कि चुनाव से जोड़ दिया जा रहा है इसे, और इसलिए ज्यादा इस पर बहस हो रही है? ये सबसे पहले तो मैं आपको अभिवादन करता हूं और आपके दर्शकों को अभिवादन करता हूं। मैंने सभी प्रवक्ताओं को बड़े गौर से सुना है और मैं चाहता हूं कि मुझे 2 मिनट का आप इंटरप्टेड समय दीजिएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में है और अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। ये अधिकार भारतीय संविधान ने दिया है। जब प्रकृति ने स्त्री और पुरुष को एक जैसा बनाया है, एक समान बनाया है, तो विधिक दृष्टि से भेदभाव क्यों होना चाहिए? अब हिंदू नारी देखिए, एक समय में एक पुरुष से विवाह कर सकती है। वहीं पर अगर आप जैसे अभी हमारे मुस्लिम स्कॉलर बता रहे थे कि जो है हिंदू नारी का तो एक पति पर एकाधिकार प्राप्त होता है, वहीं मुस्लिम पुरुष जो है वो 4 विवाह को कर सकता है। तो क्या ये समानता का अधिकार है? हिंदू नारी तलाक लेने के बाद में भी अपने पूर्व पति से भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार होती है, लेकिन मुस्लिम लॉ में ऐसा नहीं मिलता है। आपने शाहबानो केस का भी मैं जरा 1 मिनट यहाँ जिक्र करना चाहूंगा। शाहबानो केस में आपने देखा क्या हुआ कि एक 65 वर्ष की महिला को तलाक दे दिया गया और उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपना मेंटेनेंस मांगने के लिए कितनी लड़ाई लड़नी पड़ी, और मेंटेनेंस भी कितना मिला, 20 रुपए का, और वो भी उसको मिला नहीं। हाई कोर्ट में अपील हुई, उसके बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को अफर्म किया, 179 रुपए 20 पैसे का मेंटेनेंस देने के आदेश को, और 10,000 का साथ में यह भी कहा कि 10,000 रुपए की और भी इसका भुगतान किया जाए। लेकिन वहीं देखिए, चले मैं रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर है अपने दर्शकों बता देते हैं। दरअसल यूपी से बड़ी खबर है, इस वक्त की बड़ी खबर आप बता रहे हैं। यूपी से बड़ी खबर है, यूपी में बीजेपी आरएलडी से गठबंधन संभव, सूत्र बता रहे हैं। जयंत बीजेपी के बीच डील पक्की है, सूत्र बता रहे हैं। आरएलडी ने 4 सीटें मांगी है, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं बीजेपी के साथ जा सकते हैं जयंत चौधरी। फिलहाल ये खबर, दरअसल पिछले दिनों ऐसी सियासी अटकलें लगाई जा रही थी कि जयंत चौधरी की नजदीकियां बीजेपी के नेताओं के साथ बढ़ रही है, लेकिन इन सब के बीच समाजवादी पार्टी के साथ 7 सीटों पर सहमति बन भी गई, लेकिन इन